नमस्कार। आज मैं आप लोगों से विशेष रूप से बात करने के लिए आया हूं धान की सीधी बिजाई के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जब धान की खेती हम रोपाई विधि द्वारा करते हैं तो उसमें पानी काफ़ी लगता है। जब पहली बार हम रोपाई से पहले खेत की तैयारी कद्दू काट कर करते हैं तो उस समय करीब 15 लाख लीटर पानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेत की तैयारी के लिए लगता है। धान की सीधी बिजाई अगर करते हैं आप तो इस पानी की बचत की जा सकती है। उसी तरह से जो दूसरा फायदा है सीधी बिजाई का, जो धान की रोपाई में 1 एकड़ में रोपाई के लिए कम से कम 2500 से 3000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आपका आता है, उससे भी बचत हो सकती है। साथ ही साथ कद्दू काट कर खेत की तैयारी करने के लिए रोपाई के लिए आपको कई बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, डीजल का खर्चा उसमें पड़ता है। तो वातावरण की दृष्टिकोण से भी धान की सीधी बिजाई काफ़ी अच्छी है और इसके बारे में मैं आपसे आज कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अब धान की सीधी बिजाई करने के लिए क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, पहले हम बात करेंगे किस्मों के बारे में। बासमती किस्मों की अगर बात करें तो उसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1718, ये तीनों किस्में सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई हैं। ये मैं बहुत सारे किसानों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं और यहाँ तक कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन किस्मों की पैदावार रोपाई करने के बाद जो पैदावार प्राप्त होती है तकरीबन उसके बराबर आती है, पैदावार में कोई कमी नहीं आती है। अब जो गैर बासमती किस्में हैं उसमें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्म PR 126 काफ़ी प्रचलित है, जो करीब 125 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। ये भी सीधी बिजाई के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। कैसे करते हैं धान की सीधी बिजाई? जिस प्रकार से आप गेहूं की बिजाई करते हैं उसी तरह से धान की सीधी बिजाई के लिए भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं और उसमें एक सीड ड्रिल जिसको हम लकी सीड ड्रिल कहते हैं, उसमें खरपतवार नाशी दवा की छिड़काव की व्यवस्था साथ के साथ की जाती है। इसके अतिरिक्त और भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं जो धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं और उनमें बीज के साथ साथ DAP के प्रयोग की भी सुविधा है। 1 एकड़ में धान की सीधी बिजाई के लिए करीब 7 से 8 किलोग्राम बीज लगता है और इसको बिजाई करने के लिए पहले आप खेत में पानी लगाएं। जैसे आपने गेहूं की कटाई करने के बाद रीपर चला करके उसके अंदर जो भी ठूंठ बचा था भूसा पूरा निकाल लिया, उसका जो है खेत में पानी भर करके जब बत्तर आ जाता है उसको जुताई कर दी। जैसी तरह से इसको तरबतर विधि कहते हैं और जुताई करने के बाद आप लेजर लेवलिंग भी खेत की कर लें ताकि बाद में पानी लगाने में आपको दिक्कत नहीं आए। इसके बाद आप उसमें सीड ड्रिल के द्वारा बिजाई करें। करीब कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है और 7 से 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है धान की सीधी बिजाई में, इसके 3 प्रमुख दुश्मन होते हैं, एक तरह से मैं कहूँ, जो पैदावार को कम करते हैं और इनको आपने अगर नियंत्रित कर लिया तब फिर आपको बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। पहला दुश्मन जो है वो खरपतवार है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें सकरी पत्ती वाले, सावा कुल के, इसके अलावे जो है मोथा कुल के, चौड़ी पत्ती वाले बहुत सारे खरपतवार पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं और ये धान के खेत में काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हमको 2 बार खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। पहली बार तो बुआई के 72 घंटे के अंदर या बिजाई के साथ ही साथ पेंडिमिथिलिन नामक दवा, जो करीब 1200 मिलीलीटर दवा 250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो है ये एक प्री इमरजेंस वीडीसाइड के रूप में काम करता है। बहुत सारे खरपतवार का नियंत्रण इससे होता है। अंकुरण के बाद करीब 20 दिन के बाद आपको पहली सिंचाई करनी होती है और इसके बाद करीब 25 से 26 दिन के बाद एक दूसरी खरपतवार नाशी दवा, जिसको हम नामनी गोल्ड, जिसमें कि बिस्पेरी बैक सोडियम साल्ट पाया जाता है, उसकी 100 ml मात्रा करीब 150 लीटर में पानी में मिला करके इसका छिड़काव करते हैं। इसके साथ पायरोजोसल्फ्यूरान एक दवा आती है, उसकी 80 ग्राम मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। तो इससे खरपतवार का बहुत ही प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। खरपतवार के अलावे जो दूसरी एक समस्या आती है वह
जो लोहा तत्व है उसकी कमी कई एक बार पाई जाती है। शुरू की अवस्था में जब अंकुरण हो जाता है 8 से 10 दिन की जब पौध हो जाती है, उस समय पौधे कुछ पीले पड़ने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमको फेरस सल्फेट का छिड़काव 0.5% घोल का करना चाहिए। तो इससे लोहा तत्व की कमी कुछ क्षेत्रों में अगर जहां पर है उसको हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें थीं जो धान की सीधी बिजाई में आपको ध्यान रखना है। सरकार के द्वारा भी काफी प्रयास किया जा रहा है। इससे पानी की काफी कम से कम 35 से 40% पानी की बचत होती है अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं इसकी तुलना में जब हम रोपाई करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप धान की सीधी बिजाई करें। 20 जून से पहले आप धान की सीधी बिजाई कर लें, क्योंकि एक बार अगर बरसात हो जाती है तो फिर आपको खेत को तैयार करके उसको बिजाई करने में दिक्कत आएगी। 20 जून से पहले हमको इसको सीधी बिजाई कर लेना चाहिए, इससे काफी फायदा होता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। चाहे आप धान की सीधी बिजाई से खेती कर रहे हों या रोपाई विधि से खेती कर रहे हों, जैसा कि आप जानते हैं सन 2017 से यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं उन्होंने जो हमारी दवाएं हैं जिनका प्रयोग हम फफूंद नासी के रूप में करते हैं, खासकर जो झोंका रोग या ब्लास्ट की बीमारी गर्दन तोड़ जिसको कहते हैं उसके नियंत्रण के लिए एक दवा ट्राइसाइक्लाजोल हम प्रयोग करते हैं। तो ट्राइसाइक्लाजोल का अवशेष जो चावल के अंदर पाया जाता है उसकी मात्रा को यूरोपियन यूनियन ने 0.01 ppm कर दिया है, जो कि बहुत ही कम है। उससे कम मात्रा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिटेक्ट ही नहीं की जा सकती है। और ऐसी अवस्था में अगर यह अवशेष पाया जाता है ट्राइसाइक्लाजोल का तो चावल की खेप को निरस्त कर दिया जाता है। और आप जानते हैं पिछले 3 वर्षों से कई सारे जो हमारे चावल के निर्यातक हैं बासमती चावल के, वो धान की खरीद आपके खेत से कटाई से पहले ही सैंपल लेकर के जाते हैं, उसमें अवशेष की एनालिसिस करते हैं। अगर उसमें ट्राइसाइक्लाजोल नहीं है तभी वो खरीद करते हैं और उसके लिए आपको 100 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम देते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ट्राइसाइक्लाजोल का प्रयोग न करें जहां तक संभव हो सके। मैं जानता हूं कि यह दवा सस्ती आती है और काफी कारगर दवा है, प्रभावशाली दवा है, लेकिन किसी भी दवा का प्रयोग अगर सही मात्रा में, सही समय से, सही तरीके से किया जाए तो उसके अवशेष होने की संभावना नहीं रहती है, जिसको हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या अच्छी सस्य क्रियाओं के नाम से जानते हैं। अब जैसे मैं आपसे बताऊं कि अगर ट्राइसाइक्लाजोल का प्रयोग आपको करना है और प्रिवेंटिव रूप में करना है तो इसे गाभे में जब बाली आती है उसमें इसका छिड़काव कर दें तो तब से लेकर के कटाई में करीब 40 दिन का अंतराल रहता है। इसका अवशेष मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है। इसके बाद जो आप एक दवा का छिड़काव करें झोंका रोग के लिए या गर्दन तोड़ के नियंत्रण के लिए, उसमें कई और दवाएं हैं जिनके ऊपर उतना आपको प्रतिबंधित नहीं है, जिसमें कि आपको नेटिवो है, इसको आप या एमी स्टार गोल्ड है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार आप ट्राइसाइक्लाजोल कर सकते हैं और उसके बाद फिर इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ट्राइसाइक्लाजोल जब प्रयोग करें तो ये ध्यान रखें कि इसका प्रयोग और कटाई के बीच में कम से कम 30 से लेकर के 45 दिन का अंतराल हो, तब फिर इसका अवशेष मिलने की संभावना नहीं है। वैसे कोशिश तो ये करिए कि आप इसका प्रयोग करिए ही नहीं, और 4, 5, 6 जिले जहां से यूरोप में चावल निर्यात किया जाता है उन क्षेत्रों को मेरा अनुरोध है, जो हमारे चावल निर्यातक बंधु हैं उनसे, कि इन क्षेत्रों में ट्राइसाइक्लाजोल फ्री बासमती राइस की खेती के बारे में कैंपेन करें और किसानों को प्रोत्साहित करें, उनको उसके लिए अधिक दाम दें। पहले से एक तरह से जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो किसान निश्चित रूप से ट्राइसाइक्लाजोल से अवशेष मुक्त चावल पैदा करने में सफल होंगे।